Brought to you by American Pistachios. एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कल्टी मारने का आरोप लगा रहे जनाब का नाम है शुभम सोनी। प्रोफेशनल आइडेंटिटी इनकी है ओनर ऑफ महादेव बुक ऐप, यानी महादेव बेटिंग ऐप के मालिक, ऐसा वीडियो में दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले महादेव बेटिंग ऐप इसी वीडियो के चलते कीवर्ड बना। ईडी की ओर से जारी बयानों को वजन दें तो जांच की आंच इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक अब पहुंचने लगी है। भाजपा हमलावर है, इसलिए दिन की बड़ी खबर में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर एक बार फिर बात होगी। बात एक और वायरल वीडियो की होगी जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर हैं। आरबीआई के एक रिटायर्ड कमिश्नर के जरिए 100 करोड़ देने की बात हो रही है इसमें। इसका मतलब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वायरल वीडियो से लड़ाई लड़ी जा रही है। आइए इस लड़ाई पर थोड़ा गौर करें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। पहले वोटिंग छत्तीसगढ़ में होने वाली है तो अपन भी पहले छत्तीसगढ़ की ही बात करेंगे। 5 नवंबर की रात 10:43 पर बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शुभम सोनी वाला वीडियो जारी होता है। कैप्शन में लिखा गया था, महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह लिप्त हैं। ऐप के मालिक शुभम सोनी ने दुबई से वीडियो जारी कर बताई सारी सच्चाई। इंट्रो में इस शख्स ने अपना नाम शुभम सोनी बता दिया और दावा किया कि महादेव बुक ऐप के मालिक हैं और सबूत के तौर पर इसने अपने आईडी कार्ड भी दिखा दिए। दी ललन टॉप इस वीडियो में दिखाई या बताई गई सामग्री की पुष्टि नहीं करता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शुभम सोनी महादेव ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। शुभम ने दावा किया है कि भूपेश बघेल से जुड़े रहे विनोद वर्मा ने प्रोटेक्शन के लिए हर महीने उससे 10 लाख रुपए लिए और विनोद वर्मा ने ही रायपुर में उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई थी। इसके अलावा उसने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। शुभम सोनी के बयान और उसके आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, पहली बात तो ये कि मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं और न मैं कभी इस व्यक्ति से मिला ही हूँ जैसा कि वो दावा कर रहा है। वो किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि वो महादेव ऐप का मालिक है। आश्चर्य की बात है कि ये बात महीनों से इस मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी को भी अभी तक पता नहीं थी और 2 दिन पहले तक ईडी उसे मैनेजर बता रही थी। भूपेश बघेल का ये बयान 5 नवंबर का था। मुख्यमंत्री आज भी मीडिया के सामने आए और खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा आप सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है। इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। भूपेश बघेल हमारी पॉलिटिकल इंटरव्यूज की खास सीरीज जमघट में भी मेहमान थे। सौरभ ने उनका इंटरव्यू किया। ईडी के एक्शन पर मुख्यमंत्री बघेल ने क्या कहा, आप ये सुनिए। अभी जैसे महादेव का मामला चला जी, हम 450 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं भाई, और भी जहां हो रहा है कार्रवाई कर रहे हैं।
अब उसके बाद अब सेलेक्टिव आप शुरू कर दिए। जब आपने ये गिरफ्तारी और जांच की तो उसमें आपके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा का भी जिक्र आया कहीं? उसके घर में छापा पड़ा जिस दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने ट्वीट भी किया जी। प्रधानमंत्री जी को, आपने अच्छा तोहफा दिया मेरे जन्मदिन। मेरे 2 SD उसके यहाँ, पाया कुछ नहीं। और मतलब ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है कि उस महिला के जो सुहाग के जो निशानी होती है, उसको तक ले गए। विनोद वर्मा के यहाँ रेड में? जी हाँ, मतलब ये अति नहीं हो गई है। अब संक्षेप में इस मामले का तिया पांचा भी आपको बता देते हैं और जानते हैं कि महादेव ऐप है क्या। 6 अक्टूबर 2023 के शो में हमने आपको बताया था कि महादेव ऐप लोगों से अलग अलग किस्म के खेलों में सट्टा लगवाता है। किस तरह के खेल? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे फील्ड और कोर्ट गेम्स, और पोकर, 3 पत्ती, ड्रैगन टाइगर नाम के ताश के खेल। ये सिर्फ ऑनलाइन गेम्स तक सीमित नहीं है। इस ऐप ने लोगों से भारत में होने वाले चुनावों में भी सट्टा लगवाया, जैसे कौन कितनी सीटें जीत जाएगा टाइप का चुनावी सट्टा। सट्टा सही हुआ तो जीतेंगे, गलत हुआ तो हारेंगे। 100 रुपये का लगाया तो आप जीतने पर 100 रुपये पाएंगे, हारने पर आपको 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। जब ये ऐप लॉन्च हो गया तो लोगों ने धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू किया। धीरे धीरे ऐप का कारोबार बढ़ा और लोग उसी लाइन पर मूर्ख बनने लगे, ठगे जाने लगे। माने शुरू में थोड़ा पैसा लगाओ तो प्रॉफिट, बाद में लत लग जाए, सट्टे की आदत लग जाए तो मोटा पैसा लगा दिया अगर व्यक्ति ने तो वो डूबेगा, और ये बात लगभग तय थी। फिलहाल ये ऐप काम कैसे करता है और इस मसले की जांच में बॉलीवुड के कौन कौन से सितारे ईडी के रडार पर हैं, इस पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं। लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। सवाल ये कि इस महादेव बेटिंग ऐप केस में भूपेश बघेल का नाम कैसे आ गया? जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, इस केस में ईडी की कार्रवाई पिछले कई महीनों से चल रही है। अगस्त के महीने में ईडी ने छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में छापे मारे। छापों के बाद ईडी ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। राज्य की पुलिस में काम करने वाले एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, स्थानीय निवासी सतीश चंद्राकर और अनिल दमानी और सुनील दमानी नाम के 2 भाइयों को अरेस्ट किया, जिनके बारे में ईडी ने कहा कि हवाला ऑपरेटर हैं। ईडी ने कहा कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा महादेव ऐप के लोगों का ग्राउंड पर मौजूद लाइजन था, यानी वो महादेव ऐप के लोगों की बिना पर ताकतवर और रसूखदार लोगों से मीटिंग करता था। ईडी की ऐसी छापेमारी 2 नवंबर को भी हुई, जिसकी जानकारी 3 नवंबर को ईडी की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में दी गई। इसमें लिखा था कि ईडी को इनपुट मिला कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए कैश डिलीवर कर रहे हैं। इस आधार पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और असीम दास नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश मिले। ईडी का कहना है कि असीम दास ने बयान दिया है कि उसे कैश बघेल नाम के राजनेता को देने के लिए दिए गए थे, जिसका इंतजाम महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने किया। ईडी ने यह भी दावा किया कि सीएम भूपेश बघेल को महादेव ऐप वाले भी पैसे देते आए हैं और अब तक 508 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ईडी के मुताबिक एजेंट असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच के अलावा शुभम सोनी के जरिए भेजे गए ईमेल्स की जांच में बात सामने आई है। यानी कि जो ईडी अब तक महादेव सट्टेबाजी ऐप में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़े अधिकारियों का नाम ले रही थी, उसने सीधे सीधे इन घोटालों में मुख्यमंत्री का ही नाम खींच लिया। हालांकि ईडी ने ये बात जोड़ी थी अपने बयान में कि भूपेश बघेल को पैसे दिए गए या नहीं, ये जांच का विषय है। 3 नवंबर के दिन भूपेश बघेल ने एक्स पर ईडी के इन आरोपों का खंडन करते हुए लिखा था, महादेव ऐप की कथित जांच के नाम पर ईडी ने पहले मेरे कई करीबी लोगों को बदनाम करने के लिए उनके घर पर छापे डाले और अब एक अनजान से व्यक्ति के बयान को आधार बनाकर मुझ पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा दिया है। ईडी की चालाकी देखिए कि उस व्यक्ति का बयान जाहिर करने के बाद एक छोटे से वाक्य में लिख दिया कि बयान जांच का विषय है। अगर जांच नहीं हुई तो एक व्यक्ति के बयान पर प्रेस रिलीज जारी करना न केवल ईडी की नीयत को बताता है, बल्कि इसके पीछे केंद्र सरकार की बदनीयती को भी जाहिर करता है। भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि ईडी के जरिए कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ईडी की ओर से इस मामले में और क्या एक्शन हुए हैं बताते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का दावा है कि उसने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक अकाउंट्स का भी पता लगाया, जिनमें 15 करोड़ 59 लाख रुपए रखे थे। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत अब फ्रीज कर दिया गया है। इसके साथ ही ईडी ने एक पुलिसकर्मी भीम यादव को भी गिरफ्तार किया है। ईडी का कहना है कि भीम यादव ने पिछले 3 सालों में अवैध रूप से दुबई की यात्रा की और महादेव ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से मुलाकात भी। रवि उप्पल और सौरभ
छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले इन दो लोगों की ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत ने कैसे महादेव ऐप की नींव रखी थी, इसके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं। वो बुलेटिन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको क्लिक करना पड़ेगा, आप उसे देख पाएंगे। अब आपको कुछ मिनट पीछे लेके चलते हैं। हमने शुरू में आपको शुभम सोनी का वीडियो दिखाया जो खुद को महादेव ऐप का मालिक बता रहा है, दावा कर रहा है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि महादेव बेटिंग ऐप की शुरुआत करने वाले रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। तो इस पूरे प्रकरण में शुभम सोनी का रोल क्या है? यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि 21 अक्टूबर को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाबत ईडी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया। कहीं भी शुभम नाम के व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं था। तब ये नाम चुनाव के बीचों बीच आया। हमने बात की आज तक की विशेष संवाददाता और इस मामले पर करीब से नजर रख रही सुमी राजप्पन से। ये तो बहुत ही इनफैक्ट इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि शुभम सोनी का जो पहली बार जिक्र हुआ था वो असीम दास के अरेस्ट होने के बाद हुआ था। मैं आपको बता दूं 2 नवंबर को रेड्स हुए थे रायपुर के कई लोकेशंस में, भिलाई के कई लोकेशंस में। उसमें रायपुर के होटल टाइटन में एक रेड हुई थी। इस नाम का एक शख्स असीम दास कैश कोरियर, उसकी गाड़ी में 5 करोड़ से ज्यादा के कैश मिले थे और ये जब कैश रिकवर हुआ तो उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पे पता चला कि ये महादेव बुक से रिलेटेड है। असीम दास को यूएई से भेजा गया है और फिर तुरंत ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसे अरेस्ट करने के बाद इनफैक्ट जब प्रीलिमिनरी इंटरोगेशन होता है तो प्रीलिमिनरी इंटरोगेशन में उसने शुभम दास का नाम लिया और इनफैक्ट शुभम दास से रिलेटेड उसके फोन में ऑडियो मैसेज भी था शुभम दास का, जिसमें शुभम सोनी माफ कीजिएगा, शुभम सोनी ये कहते हुए नजर आ रहा था कि ये जो 5 करोड़ है ये बघेल के पास पहुंचाने हैं इलेक्शन पर्पसेस के लिए। अब ये की बात हो रही है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसपे ईडी इन्वेस्टिगेट लगातार कर रही है और इनफैक्ट शुभम सोनी लगातार ऐसे सुर्खियों में बना हुआ था और इसी वजह से उसे ईडी ने भी समन किया था। इस पूरी पूछताछ के बाद जब ईडी ने उसे समन किया तो वो समन पे अपीयर ना होकर उसने ईडी को एक रिटर्न लेटर भेजा है और उस रिटर्न लेटर में उसने अपनी पूरी कहानी बताई है, अपनी पूरी आपबीती बताई है, जो अलेजेडली उसके हिसाब से उसका बहुत बड़ा क्लेम है, उसका बहुत बड़ा सच है। शुभम सोनी ने अपने इस इनफैक्ट उस स्टेटमेंट के अलावा शुभम सोनी ने एक वीडियो भी रिलीज किया। उस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शुभम सोनी ने साफ साफ तौर पर इमेजेस दिखाई, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी दिखाई और ये क्लेम किया कि वो महादेव बुक ऐप का रियल प्रमोटर है। वही सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल उसके ट्रेनी रह चुके हैं, उसके स्टाफ रह चुके हैं और उसने इस बात पे आपत्ति भी जताई कि किस तरह से उसे प्रॉब्लम है कि वो पूरी लाइमलाइट हॉप करके लेके जा रहे हैं। जहां तक मेरी नॉलेज में है 21 तारीख की चार्जशीट में भी शुभम का नाम है। 14 लोग जो काफी ज्यादा इनफैक्ट रेडार पर रहे हैं ईडी के, उनमें से एक है शुभम सोनी और शुभम सोनी का जो जिक्र है वो वन ऑफ द मेन प्रमोटर्स है महादेव बुक ऐप का। ये तो बिल्कुल साफ है और जो 5 करोड़ जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मिले थे असीम दास जो लेकर आया था, असीम दास के फोन से शुभम सोनी का ऑडियो मैसेज, फिर शुभम सोनी का कल का वीडियो मैसेज जो काफी एक्सप्लोसिव था नेचर में, वो सब बाहर आने के बाद अब साफ हो गया कि शुभम सोनी इज आल्सो वन ऑफ द पीपल हु आर नी डीप इन्वॉल्व्ड। ये जो पूरा मामला है इसमें चुनाव के ऐन पहले इस घोटाले में मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नाम आना कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स को कैसे प्रभावित करेगा वो नतीजों में सामने आएगा ही, लेकिन फिलहाल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर काडर तक भूपेश बघेल पर हमलावर हैं। बयानबाजी हो रही है, आप सुन लीजिए। कांग्रेस की पहचान है, जहां कांग्रेस होगी वहीं भ्रष्टाचार होगा। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो और छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी। पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं। अगर आपको लूटना ही था तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए आप बाघेल ऐप आप नाम दे देते थे, आप हिमंत ऐप नाम दे देता था, कोई जिंटू सिंटू रतन का ऐप बना देते थे, लेकिन सीधी आप महादेव को चैलेंज कर लिया, महादेव का नाम में ऐप बना के। तो मैं छत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है, मैं यही अपील करता हूं कि चुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले, चुनाव का बाद तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग एप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे
क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है। केंद्र सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ईडी की सिफारिश के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत आदेश जारी हुआ। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके पास भी अधिकार था। लेकिन मध्य प्रदेश भी एक राज्य है जहां लड़ाई फंसी हुई है और वायरल वीडियो आ रहे हैं। सवालों के घेरे में है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का है। इसमें एक व्यक्ति के जरिए देवेंद्र को भैया और गुरुजी कहकर संबोधित किया जा रहा है। वीडियो में त्यागी सरनेम वाले आरबीआई के एक रिटायर्ड कमिश्नर का जिक्र हो रहा है, जिसके जरिए 100 करोड़ देने की बात हो रही है। राजस्थान पंजाब की किसी पार्टी से 39 करोड़ रुपए की डील होने की बात भी चल रही है। सुन लीजिए आप। पार्टी वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो, त्यागी जी मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड हैं। हाँ कमिश्नर, उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है। वो 100 CR दे रहा है हमको। वो थर्सडे होना है। लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है अकाउंट्स में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। हम यहाँ एक बात साफ करना चाहेंगे कि इस वीडियो या इसमें दिखाई गई सामग्री की पुष्टि दी ललन टॉप नहीं करता है। इस वीडियो में DHL नाम की एक कंपनी का भी नाम लिया गया। इसके अलावा मोहाली के एक लैंड डीलर के माध्यम से पैसे को मंगाए जाने की बात है। कथित तौर पर देवेंद्र से बात करते हुए व्यक्ति उनकी पत्नी के नाम पर एक पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने की जानकारी देता है, जिसके जवाब में कहा जा रहा है कि एड्रेस प्रूफ जो है VK कृष्ण मेनन मार्ग के बजाय उनके घर का है। वीडियो वायरल होने के बाद देवेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जिले के सिविल लाइंस थाने में आवेदन देकर एक शिकायत दर्ज करा दी है। इसमें वीडियो को वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ में IT एक्ट 69(a) के तहत सभी सोशल मीडिया चैनल से वीडियो को हटाने और उससे जुड़े सभी URL को ब्लॉक करने की भी मांग की गई है। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 469(a) के तहत FIR दर्ज कर दी है। देवेंद्र सिंह तोमर का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। एक और प्रत्याशी हैं BJP के, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, प्रहलाद पटेल। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब ओछी राजनीति पर उतर आई है। कांग्रेस को आभास हो गया है कि वो बुरी कदर से चुनाव हारने वाले हैं और इसलिए जब भी कभी ऐसे अवसर आते हैं तो हमेशा की तरह वो अनर्गल प्रलाप करने में लग भी जाते हैं। भाजपा का जो जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, उसी के डर से ये जो वीडियो जारी करने वाली ओछी राजनीति हुई है, उस पर मैं सिर्फ 2-3 बातें ही आपसे कहूंगा कि भ्रष्टाचार के लिए हमने जब भी कांग्रेस पर आरोप लगाए, वो आरोप तथ्यपरक थे। मैंने खुद ने स्वयं कमलनाथ जी के बारे में कहा था कि भाई जब आप छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स के मामले में जो आपकी गतिविधि है और आपने जिस प्रकार से लोगों को मोबिलाइज किया और काम शुरू नहीं हुआ, आज तक कांग्रेस उस पर जवाब नहीं दे पाई। वहीं कांग्रेस ने वायरल वीडियो वाले मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी की IT विभाग की मुखिया सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को, यानी कि आज 6 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में देवेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार करने और मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से जांच कराने की मांग के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की है। चुनाव आयोग इस मामले की त्वरित संज्ञान ले, कार्रवाई करे और सत्यता स्थापित करे। इस प्रकरण में न्याय तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत जुडिशियल इंक्वायरी होगी इस मैटर में। नरेंद्र सिंह तोमर, जैसा कि मैंने कहा, केंद्र सरकार में एक पावरफुल, शक्तिशाली, सशक्त मंत्री हैं। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए जब तक इस मामले की छानबीन ना हो जाए और रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है साफ तौर से कि ये काला धन है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो और ईडी इस मामले की शुरुआत करे। ईडी जिसको सांप सूंघ गया है, सीबीआई जिसको सांप सूंघ गया है, इनकम टैक्स जो मौन है, वो इस मामले का संज्ञान ले, केस रजिस्टर करे और इस पर कार्रवाई शुरू करे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और CM फेस कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भी बयान दिया है। उन्होंने X पर लिखा कि इस मामले की जांच ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से कराई जानी चाहिए।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र हॉकी इंडिया के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश से पहली बार किसी को इसकी जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा वो मध्य भारत हॉकी संघ के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, संभाल रहे हैं वो जिम्मेदारी। देवेंद्र ने 2 सीटों मुरैना की दिमनी विधानसभा और ग्वालियर पूर्व सीट से अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन भाजपा ने उनके पिता नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनाव के मैदान में उतार दिया, टिकट दे दिया और ग्वालियर से माया सिंह को टिकट मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रह चुके देवेंद्र को इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिला। वो अपने पिता के चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। इस मामले पर हमने ग्वालियर जिले में स्थानीय पत्रकार राघव से बात की। उन्होंने हमें बताया कि वीडियो को देखकर समझ आ रहा है कि ये अभी का नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मेनली ये जो सामने आई है बात वीडियो के तौर पर, जब वीडियो को गौर से सुना तो अप्रैल की बात हो रही है। मतलब ये जो मामला है ये या तो इस साल अप्रैल के पहले का है, क्योंकि उसमें ये बात हो रही है कि हमें जो बाकी अमाउंट मिलेगा वो अप्रैल के महीने में वो हमें ट्रांसफर करेंगे, ऐसा उनके द्वारा वीडियो में बोला गया है। तो वीडियो अभी रिसेंटली नहीं है, ये बात तो इस वीडियो से साफ हो रही है, क्योंकि अगर बातचीत पर जाएं और अप्रैल महीने की बात अगर हो रही है कि अप्रैल में ये हमें अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो वीडियो कुछ थोड़ा सा पुराना है। साफ तौर पर इसमें ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ माइनिंग से रिलेटेड जो लोग हैं राजस्थान के, और किसी एक प्रॉपर्टी डीलर की बात हो रही है, लैंड डीलर की बात हो रही है वीडियो के अंदर, जो कि मोहाली का है। कोई रोहित नाम के शख्स हैं जिनकी बात हो रही है वीडियो के अंदर। तो कुछ इस प्रकार की जो बातचीत है वो फिलहाल सामने आई है। जाहिर तौर पर कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह पाना कि वीडियो और ये जो पैसे का अमाउंट है ये किस रूप में लिया गया है, किस चीज के लिए लिया गया है, ये इस वीडियो में साफ नहीं हो पाया है। इसी मामले को लेकर हमने कानूनी जानकारों से भी बात की, उन्होंने क्या राय दी, अब आप वो सुनिए। यदि ये वीडियो एडिटेड पाया गया तो जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल किया है उस व्यक्ति के खिलाफ 469, 504 और 505 क्लॉज 2 आईपीसी के तहत यदि अपराध सिद्ध हुए तो उसे सजा मिल सकती है। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करता है, और यदि कोई एमपी या एमएलए उसमें उसका अपराध सिद्ध होता है उन करप्ट प्रैक्टिसेस में, तो उसका नॉमिनेशन खारिज हो सकता है। ईडी तभी कोई एफआईआर दर्ज कर सकता है जब प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कोई अन्य जांच एजेंसी उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले में ईडी को सूचित करती है, तभी ईडी कोई एफआईआर करके जांच स्टार्ट कर सकता है। ये मैं बता दूं कि प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी के तहत कोई भी कंप्लेंट बाध्य नहीं है, उसमें ईडी कोई जांच नहीं कर सकता। लेकिन इनकम टैक्स या अन्य जांच एजेंसियां उनसे बुला के ये पूछताछ कर सकती हैं कि आपके पास जो भी पैसा है उसके बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में ये जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं, और यदि वो सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, ऐसे में ईडी को इस बारे में सूचित किया जा सकता है और ईडी को इस पर क्रिया पे लगाया जा सकता है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। अब चलते हैं उम्मीद की बात की ओर। 4-0 ये बस नंबर्स नहीं है, ये है हमारे देश की बेटियों की मेहनत का फल। भारत ने जापान को हरा दिया है। किस खेल में? खेल का नाम है हॉकी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है हॉकी की 2023 की, अपने नाम कर ली है। भारत की तरफ से संगीता कुमारी ने 17वें मिनट पे, नेहा ने 46वें मिनट पर और लाल रेमसियामी ने 57वें मिनट पे और वंदना कटारिया ने 60वें मिनट में गोल दाग दिए। इन 4 गोल्स की वजह से हम दूसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीत सके। टीम को बधाई, पूरे देश को बधाई। इसी नोट पे हम दी ललन टॉप शो की इस किस्त को कंक्लूड कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।